आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम जीव और समष्टि वाले चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। जो हमारा जीव और समष्टि वाला चैप्टर है, यानी कि पारिस्थितिकी वाला, इसमें से 1 अंक के 4 क्वेश्चन, 3 अंक का 1 और 5 अंक का 1, इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपका जो अध्याय 2 है, एक तो हटा हुआ है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये वाला पूरा सोल्व करवाया है। इसके बाद में मैंने इसमें से और भी चैप्टर सोल्व करवाए हैं। वंशागति के आणविक आधार वाला भी पूरा चैप्टर सोल्व किया हुआ है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला भी पूरा सोल्व करवा दिया है, और जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम वाला भी पूरा चैप्टर कंप्लीट है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग वाला चैप्टर जो है, उसका भी पूरा वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं जैव और समष्टि वाला हमारा चैप्टर, जिसको हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। 1 से लेकर तो 5 अंक तक के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ स्मरणीय बिंदु जो दिए हुए हैं उनको सबसे पहले रीड आउट करेंगे। इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का जन्म लेना जन्म दर कहलाता है। चंदन का पौधा आंशिक परजीवी होता है। मोनोट्रोपा मृतोजीवी पौधे का उदाहरण है। रेफ्लेसिया मूल परजीवी पादप है। वोल्फिया जड़ विहीन पादप है। पौधे तथा जंतु मिलकर पर्यावरण का जैविक घटक बनाते हैं। मानव जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी। श्वसन मूल मैंग्रोव या राइजोफोरा में पाई जाती है, आप दोनों ही लिख सकते हो। माइकोराइजा पादप जड़ों एवं कवकों के मध्य संबंध होता है। पहला क्वेश्चन दिया है कि इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म दर कहलाता है। किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या का आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का कहते हैं, तो यह प्रभावी जाति कहते हैं। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं, तो उस स्थान का उसे जीवीय समुदाय कहेंगे। फोर्थ है हमारा धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं, तो ये जूसिया में पाई जाती है। वायवीय श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं, तो ये जो है दलदली पौधों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे का उदाहरण है तो राइजोफोरा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है 8वां, नागफनी में फिल्लोक्लेट रूपांतरण है, तो ये फिल्लोक्लेट तने का रूपांतरण है। जड़ रहित संवहनी पादप, अगला है जड़ रहित संवहनी पादप, तो वाल्फिया है। मुक्त प्लावी पौधों का उदाहरण है, तो मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण उपयुक्त सभी आएंगे। पिस्टिया, टापा, इकॉर्निया, तीनों ही इसका उदाहरण है। अगला है बीबीपेरी पाई जाती है, तो बीबीपेरी जो है वो मैंग्रोव पौधों में पाई जाती है। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो ये माइकोराइजा। अब हमारे रिक्त स्थान, पहला दिया हुआ है खालिस्तान एक जड़ रहित मुक्त प्लावी पौधा है, तो बाल्फिया। इसके बाद श्वसन मूले राइजोफोरा, ये दलदली पौधों में पाई जाती है। मात्र पौधे के ऊपर बीजों का अंकुरित होना खालिस्तान कहलाता है। जरायुजता मांसल होकर पत्ती नुमा संरचना धारक तने को खालिस्तान कहते हैं, तो पर्णकाय स्तंभ। पिस्टिया की जड़ों में मूल टोप के स्थान पर मूल पॉकेट पाया जाता है। पाइनस की जड़ों व कवकों के सह संबंध को सह परोपकारिता कहते हैं। रेफ्लेसिया एक खालिस्तान परजीवी कहलाता है, तो रेफ्लेसिया जो है वो पूर्ण मूल परजीवी कहलाता है। भूमंडल का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे के मृत शरीर का भक्षण करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। अपमार्जक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आर्कटिक एक ऊपरी रोही पौधा है, यह पादप है। अब है हमारी सही जोड़ी जल क्रमक अनुक्रमण, तो इसका आएगा झील। अपर्दन में आएगा प्रारंभिक काल। आक्रमण तो आस्थापन। चरम अवस्था यानी कि स्त्रीकरण। और सिपेरस
यानी कि बड़ अनूप। अब है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो कि अपने अंडों को दूसरों के घोंसलों में रखता है। तो कोयल कौए के घोंसले में रखती है अपने अंडे को। अगला है जाति बहुरूपता का एक उदाहरण दीजिए। तो मधुमक्खी में पाया जाता है ये। सह परोपकारिता एवं प्रोटो कोऑपरेशन के एक एक उदाहरण दीजिए। तो सह परोपकारिता का उदाहरण है लाइकेन और प्रोटो कोऑपरेशन का उदाहरण है एनीमोन, सी एनीमोन तथा हार्मिट क्रेब। अगला है लाइकेनों में सहजीवी रूप से कौन से दो जीव पाए जाते हैं? शैवाल एवं कवक। लाइकेनों में शैवाल एवं कवक के मध्य किस प्रकार का सह संबंध होता है? सह परोपकारिता का। काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है? तो काष्ठीय इनको लियानास कहा जाता है। किन्हीं दो मुक्त प्लावी पौधों के नाम? हाइड्रेला और साल्विया। किन्हीं दो उभयचर पौधों के नाम? रेनेनकुलम और सेजिटोरिया। न्यूमेटोफोर किन पौधों में पाया जाता है? तो राइजोफोरा में। और किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें तना पत्तीनुमा संरचना में तथा पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो ये कैक्टस यानी कि नागफनी में होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। समष्टि पॉपुलेशन की 3 विशेषताएं। इसके बाद कम्युनिटी यानी कि समुदाय और पॉपुलेशन यानी कि समष्टि में अंतर है। अंतर्जातीय स्पर्धा का उदाहरण दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के 3 सुझाव। जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण। मरुस्थलीय जंतु में पाए जाने वाले अनुकूलन। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। बाह्यौष्मी और अंतरोष्मी में अंतर। जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है यूरी हेलाइन व स्टेनो हेलाइन को स्पष्ट कीजिए। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन में दिए हुए हैं यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो हैं उनमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं? किसी जैविक समुदाय के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है जंतुओं की सहयोगात्मक क्रियाओं का वर्णन। उनका किसी जाति के लिए महत्व बताइए और किसी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंधों का उदाहरण सहित विवरण दीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में अंतर स्पष्ट करना है। परजीविता और सहजीविता में, सहजीविता और सहभोजिता, हाइड्रोशियर एवं जीरोशियर। इसके बाद खत्म है हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है समष्टि पॉपुलेशन की 3 विशेषताएं। तो समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है। समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन, वृद्धि या ह्रास के रूप में प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी ताल में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे और जनन द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं, जिससे वर्तमान समष्टि 20 हो जाती है, तो हम जन्म दर को 8/20 बराबर 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से परिकलन कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फल मक्खियों में से 4 व्यष्टि की किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में मान लीजिए 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समष्टि में मृत्यु दर 4/40 यानी कि 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह कहलाएगी। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी कि नर एवं मादा अनुपात। व्यष्टि या तो नर है या मादा है, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है, जैसे कि समष्टि का 60% स्त्री और 40% नर। अब है हमारा कम्युनिटी और पॉपुलेशन, इन दोनों में अंतर। तो पॉपुलेशन जिसको हम समष्टि कहते हैं और कम्युनिटी यानी कि समुदाय। समष्टि या आबादी एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे शब्दों में समष्टि या आबादी एक ही प्रकार के जीवों का स्थानीय संघ या समूह होती है। किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं। समष्टि में केवल अंतःजातीय संघर्ष होता है और समुदाय में अंतरजातीय संघर्ष होता है। समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती और समुदाय अकेले जीवित रह सकता है।
समष्टि संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती, समुदाय परितंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। तो अंतरजातीय स्पर्धा में निकटतम रूप से संबंधित जातियां विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के 3 सुझाव दीजिए। तो पहला है मुख्य गर्भ निरोधक गोली जैसे सहेली मालाडी, स्त्रियों में कॉपर टी। इसके बाद स्त्रियों में सर्जरी, पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काटकर बांधना और स्त्री की सहमति कानून मान्यता से गर्भपात कराकर। अगला है जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित है कि इन पौधों में बाह्य त्वचा पर उपत्वचा का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है तथा जड़ें प्राय छोटी एवं शाखा रहित होती है। वाल्विया नामक आवर्तबीजी पादप में तो जड़ों का अभाव होता है। इन पौधों के शरीर में बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं जो कि वायु के संचार में सहायक होते हैं एवं पौधों को तैरने में सहायता करते हैं। पौधों का संपूर्ण पादप शरीर जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है। इन पौधों में रंध्रों का अभाव होता है। यदि रंध्र उपस्थित भी होते हैं तो वे सक्रिय होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक अल्प विकसित होते हैं। इन पौधों में संवहनी ऊतक या तो उपस्थित होते हैं अथवा अल्प विकसित होते हैं। जल निग्नन पौधों में पत्तियां पतली, लंबी एवं फीतेनुमा होती है। प्लावी पौधों में पत्तियां बड़ी, चपटी होती है। वहाँ सतह पर मोम का जमाव होता है। इसमें 3 पूछे थे पर ठीक है, आप इनमें जो अच्छा लगा वो कर लेना और क्या। मरुस्थलीय जंतुओं में पाए जाने वाले 3 अनुकूलन लिखिए। तो मरुस्थलीय जंतुओं के अनुकूलन। पहला है अत्यधिक सांद्र मूत्र की बहुत कम मात्रा का उत्सर्जन। कुछ में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में होता है। कंगारू, चूहा जैसे जीव जल की आवश्यकता की पूर्ति आंतरिक वसा ऑक्सीडेशन से करते हैं। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकली जल वाष्प को ठंडा व संघनित कर शरीर में ही रोकना। ऊंट जैसे मरुस्थलीय जंतु एक बार में बहुत अधिक पानी पी जाते हैं। व्यवहारगत अनुकूलन जैसे कि रात्रिचर होना। रात्रिचर दिन में अधिकांशतः समय बिलों में रहना। दूसरा है जल की कमी के प्रति पादपों में अनुकूलन। तो मरुस्थलीय पादपों के अनुकूलन के समान ही होता है। अगला है प्राणियों में व्यवहारगत अनुकूलन। तो जंतुओं में निम्न प्रकार के अनुकूलन होते हैं। जंतुओं का रात्रिचर तथा दिनचर होना। बिलककारी स्वभाव अपनाकर दिन का समय बिल में व्यतीत करना। रेगिस्तानी छिपकली रेत के अधिक ताप से बचने के लिए बारी बारी से अपना एक हाथ हवा में रखती है। बाह्य यानी कि एक्टोथर्मिक जंतु शरीर का ताप कम होने पर धूप में समय बिताकर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। शरीर का तापमान अधिक होने पर यह छाया वाले स्थानों में वापस चले जाते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, मरुस्थलीय छिपकलियाँ। जंतुओं का प्रवास व्यवहारगत अनुकूलनों का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। लंबी शीत निद्रा की परिचायक है और ये लंबी ग्रीष्म निद्रा की परिचायक है। बहुत कम ताप वाली प्रतिकूलन परिस्थितियों से बचाव हेतु समय से पलायन करते हैं और ये बहुत अधिक ताप व शुष्कता से बचने के लिए पलायन करते हैं। उपापचयी क्रियाएं मंद वाली सुप्तावस्था उदाहरण के लिए उभयचर सरीसृप तथा कुछ स्तनधारी ध्रुवीय भालू में होती है। उपापचयी क्रियाएं मंद वाली प्रसुप्तावस्था उभयचर जैसे कि मेंढक में। अगला है एक्टोथर्मिक एवं एंडोथर्मिक में 3 अंतर यानी कि बाह्य और आंतरोष्मी में। बाह्य पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा पर निर्भर जंतु अर्थात बाह्य ऊष्मा पर होते हैं। कार्यकीय ऊष्मा से शरीर का ताप बनाए रखने में अक्षम। शरीर का ताप पर्यावरण के ताप के साथ बदलता है। असमतापी कहे जाते हैं। पूर्व में शीत रक्त वाले कहा जाता था जैसे कि मछलियाँ, उभयचर सरीसृप और अपृष्ठधारी। अंतरोष्मी में देखते हैं उपापचयी ऊष्मा पर निर्भर जंतु आंतरिक ऊष्मा पर निर्भर होते हैं और ये वाले किसमें बाह्य पर है। कार्यकीय ऊष्मा की मदद से ही शरीर का नियत ताप बनाए रखते हैं। शरीर का ताप नियत बना रहता है। समतापी कहे जाते हैं। पूर्व में गर्म रक्त वाले शब्द का प्रयोग करते थे उदाहरण के लिए स्तनधारी और पक्षी।
अगला क्वेश्चन है जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए। जन्म दर इकाई समय में उत्पन्न नए जीवों प्राणियों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं, यानी कि B/T। बी क्या है? नए उत्पन्न जीनों की संख्या बटे टी समय। मृत्यु दर इकाई समय में किसी जनसंख्या में से मरने वाले जीवों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यहाँ पे मृत्यु दर को डी से बता रहे हैं और एन यानी कि जनसंख्या में मृत्यु संख्या और टी क्या है? समय। अब है लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ये तो 10th क्लास के सोशल साइंस में भी है। भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। यहाँ पे मेल को M से, फीमेल को F से, और SR क्या है? लिंग अनुपात है, और इंटू 1000। लिंग अनुपात कम होने के कारण भ्रूण परीक्षण, कन्या शिशु की ओर ध्यान नहीं देना, प्रसव के दौरान मृत्यु, बाल विवाह, दहेज मृत्यु, अशिक्षा, अधिक संतान उत्पत्ति इत्यादि। अगला है इरीहेलाइन व स्टोहेलाइन को स्पष्ट कीजिए। यूरेहेलाइन जीवों खारे पानी में रह सकते हैं जैसे कि समुद्री, जबकि यूरेहेलाइन जीवों के विपरीत स्टेनोहलाइन जीव होते हैं जो केवल लवणता की एक संकीर्ण सीमा के भीतर भी जीवित रह सकते हैं। अधिकांशतः मीठे पानी के जीव स्टेनोहलाइन हैं और समुद्री जल में मर जाएंगे, और इसी तरह अधिकांश समुद्री जीव स्टेनोहलाइन हैं और ताजे पानी में नहीं रह सकते। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं? किसी जैविक समुदाय के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो जैविक समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों के समूह को जैविक समुदाय या जीवीय समुदाय या पारिस्थितिक समुदाय कहते हैं। जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षण। प्रत्येक जीवीय समुदाय में कुछ विशेषताएं पाई जाती है, जिनमें से प्रमुख यहाँ पे दी हुई है। पहला, जाति विविधता। प्रत्येक जीवीय समुदाय में अनेक प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। रचना एवं वृद्धि स्वरूप। प्रत्येक जीवीय समुदाय की एक निश्चित रचना होती है जिसमें 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं: उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटक। इसके साथ ही प्रत्येक जीव समुदाय का एक निश्चित वृद्धि स्वरूप होता है। अनुक्रमण। प्रत्येक जैविक समुदाय परिवर्तनशील होता है तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता। अगला है अनुक्रमण। प्रत्येक जैविक समुदाय परिवर्तनशील होता है तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता। आत्मनिर्भरता। प्रत्येक जीवीय समुदाय में स्वपोषी तथा परपोषी दोनों ही जीव रहते हैं तथा सभी जीव भोजन तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। परपोषी तथा विषमपोषी जीव की उपस्थिति के कारण प्रत्येक जीव समुदाय आत्मनिर्भर होता है। जीवों के बीच अंतर संबंध। जीवीय समुदाय के सभी जीव एक दूसरे से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े होते हैं। जाति प्रभाविता। प्रत्येक जैविक समुदाय में एक जाति प्रभावी रूप से पाई जाती है। अगला है जंतुओं की सहयोगात्मक क्रियाओं का वर्णन कर उनका किसी जाति के लिए महत्व बताइए। एक ही जाति के जीवों में कई प्रकार के क्रियात्मक संबंध होते हैं, जैसे कि सहयोगात्मक, सुरक्षा एवं भोजन के लिए सहयोग। इस सहयोग से जीवों को हिंसक जातियों से रक्षा प्रदान कर भोजन की खोज में मदद करता है, जैसे कि बंदर, हिरण, जेबरा, हाथी। सामाजिक व्यवस्था। इस व्यवस्था के कारण शांति एवं अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिसमें सुरक्षा पूर्वक सरलता से जीवन यापन करते हैं, जैसे कि चींटी, दीमक, मधुमक्खी। प्रादेशिकता। कुछ जंतुओं में निश्चित क्षेत्र में अपने परिवार के शेष सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से जीवन यापन करते हैं। जंतुओं का स्थायी क्षेत्र बिल, घोंसला, झाड़ी, गुफा या दूसरे रूप में हो सकता है। प्रजनन सहयोग। कई जंतु प्रजनन सहयोग के लिए आजीवन नर मादा जोड़ा बनाते हैं, इसे एक विवाहित जीव कहते हैं। लोमड़ी, भेड़िया। एक नर के साथ कई मादाएं हों तो बहुविवाही जीव भी कहलाते हैं, उदाहरण के लिए हिरण, वालरस। अगला है पैतृक संरक्षण या देखभाल। संतति अथवा अंडों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
उदाहरण के लिए मनुष्य, बंदर, हाथी। कोयल में भी ऐसा ही होता है, सांप में भी ऐसा ही होता है। अगला है सूचनाओं का आदान प्रदान। लैंगिक रूप से जनन करने वाली जातियों में इन सूचनाओं का विशेष महत्व होता है। दैनिक जीवन में भी विशेष महत्व होता है। अब है प्रतिस्पर्धात्मक। एक ही जाति के विभिन्न सदस्य आपस में भोजन, प्रजनन क्षेत्र, गृह क्षेत्र तथा सुरक्षा आदि के लिए संघर्ष करते हैं। आवास हेतु पक्षी, भोजन हेतु छिपकली में संघर्ष देखा जाता है। एक ही जाति के सदस्यों के बीच स्पर्धा के कारण उपलब्ध संसाधनों का जाति के सदस्यों में वितरण संतुलन बना रहता है। एक ही जाति के लिए सहयोगात्मक क्रियाओं का महत्व। एक ही जाति के जीव आपस में प्रजनन, भोजन, सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए सहयोगात्मक संबंध स्थापित करते हैं। एक जाति के सदस्यों को इस संबंध में कई लाभ भी होते हैं। अगर हम प्रजनन संबंध को ही देखें तो ये बिना दो जीवों के सहयोग से संभव नहीं है। कई जीव जैसे कि बंदर प्रजनन के लिए बड़ा समूह बनाते हैं जिसमें एक नर होता है और कई मादाएं होती है। कई जीव भोजन को सरलता से प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से शिकार करते हैं। इसी प्रकार जीव जब समूह में रहते हैं तब मांसाहारी जीव आक्रमण नहीं करते, जिनमें समूह के कारण उनको सुरक्षा मिलती है। इसी प्रकार चींटियों तथा मधुमक्खियों में समूह के कारण भोजन इत्यादि प्राप्त करने में सरलता होती है और उनका हर काम ठीक ढंग से भी होता है। अगला है किसी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंधों का उदाहरण विवरण सहित दीजिए। जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंध। अगला क्वेश्चन है कि किसी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंधों का उदाहरण सहित समझाइए। तो जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंध। किसी भी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक समुदाय की विविध जातियों में निम्नलिखित प्रकार से संबंध हो सकता है। परजीविता। दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक सदस्य को लाभ तथा एक को हानि होती है। लाभ प्राप्त होने वाले सदस्य को परजीवी तथा हानि प्राप्त होने वाले सदस्य को पोषक कहते हैं। परजीवी सदस्य पोषक से भोजन तथा आवास प्राप्त करता है। कुछ परजीवी पोषक के शरीर के बाहर रहकर ही पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं, जैसे कि लीच, खटमल, मच्छर आदि। जबकि कुछ परजीवी आंतरिक परजीवी होते हैं, इन्हें अंतःपरजीवी भी कहते हैं, जैसे कि फीताकृमि, एस्केरिस आदि। अगला है सहजीविता। दो जातियों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवित रहते हैं, जैसे कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जिसमें एक कवक तथा एक शैवाल का समूह एक साथ साथ रहते हैं। अगला है सहभोजिता। जब दो सदस्य साथ साथ इस प्रकार जीवित रहते हैं कि सदस्य दोनों को एक सदस्य को लाभ मिलता है लेकिन दूसरे को उससे कोई हानि नहीं होती है। तो जैसे कि हम आर्किड उच्च पादपों पर उगता है, इसका उदाहरण ले सकते हैं। अगला है शिकारी एवं शिकारी। दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जंतु का दूसरे जंतु का शिकार करना अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि जंगल के शेर और हिरण का संबंध। अपमार्जिता। यह दो जातियों के बीच आहार प्राप्ति का अटूट संबंध है जिसमें एक जाति के जीव दूसरे जीव जाति के मृत शरीर से भोजन प्राप्त करता है, जैसे गिद्ध एवं चील मरे हुए पशुओं के शरीर से भोजन प्राप्त कर वातावरण की प्राकृतिक रूप से सफाई करते हैं। अगला है प्रतिस्पर्धा। वह संबंध है जिसमें किसी समुदाय में एक ही जाति अथवा अलग अलग जातियों के जीव जल, भोजन, आवास, प्रकाश आदि के लिए संघर्ष करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक संबंध किसी भी जैविक समुदाय को जीवंत बनाए रखता है। अगला है निम्नलिखित में अंतर। परजीविता एवं सहजीविता। परजीविता एवं सहजीविता। परजीविता का हम पहले देखते हैं। जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इस संबंध को परजीविता कहते हैं। इसमें एक जीव को लाभ तथा एक को हानि होती है। इस संबंध से सामान्यतः पोषक में कोई रोग पैदा होता है। उदाहरण के लिए फीताकृमि को हम देख सकते हैं, जूं को देख सकते हैं, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। और सहजीविता में नुकसान नहीं होता। जब दो जीव साथ साथ एक दूसरे से लाभ उठाते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो इस संबंध को हम सहजीविता कहते हैं। इस संबंध में दोनों ही जीव लाभान्वित होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, कैसा नहीं होता, इसमें कोई रोग पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए हम लाइकेन और मनुष्य के आंत के जीवाणु का उदाहरण ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सहजीविता और सहभोजिता में। सहजीविता वह संबंध है जिसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं। सहभोजिता या कमेंसलिस वह संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है
और दूसरा नहीं। सहजीविता में दोनों जीव एक दूसरे के बीच क्रियात्मक संबंध होता है और कमेंसलिज्म में दोनों जीवों के बीच क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम लाइकेन तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का संबंध, और इसमें उदाहरण देखें तो आर्किड तथा वृक्षों का संबंध, बंजर एवं चरती भूमि में चरती गाय की पीठ पर बैठे पक्षी का संबंध। इसके बाद हमारा लास्ट जो था उसमें हमें हाइड्रोसीयर एवं जीरोसीयर में अंतर बताने थे। तो हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर, जल में होने वाले अनुक्रमण को हाइड्रोसीयर और मरुभूमि में होने वाले को जियोसीयर। हाइड्रोसीयर में परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्रता से होता है और हाइड्रोसीयर में जलीय पौधे बनते हैं, उदाहरण के लिए झील परितंत्र का विकास। इसमें जीरोसीयर में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। जीरोसीयर में मरुस्थलीय पौधे बनते हैं, उदाहरण के लिए मरुभूमि में झाड़ियों का विकास। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5वां और 6वां क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आपको, पहला जो क्वेश्चन है समष्टि की विशेषताएं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था पहला, उसी में समष्टि की विशेषताएं बताई जा चुकी हैं। इसके बाद में है पारस्परिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, प्रकार लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आपको बाद में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।